नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रुद्रचंद्रा चंद्रहासनी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। पिछले दिनों से हमने इसमें एमसीक्यूज़ के बहुत सारे वीडियो डाल रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसको आपने बहुत सपोर्ट और प्यार दिया है, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ते हुए आरक्षक का पेपर 10 मैथ्स और रीजनिंग को लेकर उपस्थित हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तो वह संख्या कितनी है? ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है, x है, और उसमें 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी ही तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, x को उधर ले जाता हूँ और 7 को इधर ले आता हूँ, तो क्या होगा 21, ये इधर माइनस में, इधर जाके क्या होगा ये प्लस में, और ये हो जाएगा 3x, और x इधर प्लस में है, उधर जाके हो जाएगा ये माइनस में। 21 और 7 मिल के हो जाएंगे 28, और इधर 3x से 1x जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x। तो मैं कह सकता हूँ कि x बराबर क्या होगा 28/2 बराबर क्या आ जाएगा जी हमारा 14। तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी, वह संख्या कितनी होगी, तो वह संख्या कितनी होगी, तो वह संख्या 14 होगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 8 घटाने पर शेष बची हुई संख्या 18, 16 और 20 और 24 से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। दिए हुए चारों संख्या से छोटी संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह इस चारों संख्या का क्या होगा जी, वो इस चारों संख्या का एलसीएम होगा। मैं इस चारों संख्या के एलसीएम निकाल लूं, वही संख्या होगी जो सबसे छोटी होगी और इन चारों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो चलिए मैं इस चारों का क्या निकालता हूं, एलसीएम निकालता हूं। ये 16 है, ये 18 है, 20 और 24, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। पहले 2 से देखते हैं तो क्या होगा, ये 8 होगा, ये 9, ये 10 और ये 12। जब तक 2 से जाएगा मैं पूरा 2 से कटा देता हूँ। ये 4 होगा, 9 नहीं कटेगा तो 9 को नीचे रख लूँगा, ये 5 और ये 6। फिर 2 से ये हो जाएगा 2, ये 9, ये 5 और ये 3। 2 एक और बचा है, 1, 9, 5 और 3। अब मैं देता हूँ इसको 3 से, 1, 3 × 9, 5 ऐसे उतर जाएगा और ये 1। उसके बाद ये जाएगा फिर 3 से, ये 1 और 1 और ये 5 और ये 1 बचा लास्ट में हमारा 5। तो 5 से क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। अब इस सब का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, इसका एलसीएम मिल जाएगा। जैसे देखिए 5 तिया क्या होगा 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360 और 360 दूनी क्या हो जाएगा हमारा 720। 720 वह छोटी संख्या होगी जो इन चारों संख्या से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो कई लोग क्या करेंगे, हमको उत्तर मिल गया करके ये 720 को सही टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, जो कि गलत है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, तो छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसमें हम 8 घटाएंगे। तो 8 घटाएंगे क्या होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस 720 में मैं 8 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 728 होगा। अब इस 728 में मैं 8 घटाऊंगा तो आएगा 720, और 720 वही संख्या है जो ये चारों संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 8 और 48 है। यदि इसमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये सेम क्वेश्चन हमारे इसके पहले मैथ्स के सीरीज में आया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको एक आई बटन दूंगा, उसमें जाइए, क्वेश्चन को मैंने पूरे डिटेल से समझाया हुआ है। चलिए देखते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त मतलब क्या होगा, HCF और
एलसीएम दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होते हैं। एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ दिया है 8 और एलसीएम दिया है 48 और हमको एक संख्या कितना दिया है? एक संख्या दिया है 24 और दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। तो देखिए इसको 24 यहाँ एक बार में, 24 यहाँ 2 बार में, तो b बराबर क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16। तो वह संख्या क्या होगी जी? दूसरी संख्या हो जाएगी 16, जो कि ऑप्शन आपके सी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 0.351 गुणा 0.867 को जोड़ा जाता है 0.351 गुणा 0.133 से। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है? 0.351 को गुणा किया जाता है 0.867, इसको जोड़ा जाता है 0.351 गुणा 0.133 से। तो दोनों साइड देखिए, दोनों साइड ये दोनों टर्म क्या है? कॉमन है, तो मैं इसको कॉमन निकाल लूंगा 0.351। तो यहाँ क्या बचेगा? 0.867 और इधर प्लस के बाद क्या बचेगा? 0.133। अब ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेंगे। 0.351 ब्रैकेट क्या होगा? 3 और 7 कितना हो जाएगा? 0, 6 और 1 9, 1 10, ये हो जाएगा 0 और 1। पॉइंट के एक बार शून्य है, दशमलव है, तो यहाँ मैं दशमलव लगा दूंगा। तो इसको ब्रैकेट खोलूँगा और मल्टीप्लाई करूँगा इसका 1 के साथ, तो यही संख्या आ जाएगी। यही आपका क्या है? यही आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन आपके डी में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? ममता के पास 100 रुपये तथा 50 रुपये के कुल 85 नोट है, जिनका कुल मूल्य 5000 है। तो इनमें से 50 के नोट कितने हैं? ममता के पास कुल 85 नोट है, उनमें कुछ नोट 50 के हैं और कुछ नोट 100 के हैं। कितने 50 के हैं और कितने 100 के हैं हमको पता नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि उसके पास कुल 5000 रुपये है। तो चलिए मैं 50 के नोट को x यूनिट है करके मान लेता हूँ, मतलब एक संख्या में हमारे पास 50 के नोट हैं। तो हमारे पास कुल नोट कितने हैं? कुल नोट है 85, तो 100 नोट कितना हो जाएगा जी हमारे पास? 85 माइनस x। ठीक है, तो यहाँ 50 गुणित x हो जाएगा, क्योंकि 50 का नोट हम x मान के चल रहे हैं, प्लस 100 के नोट हो जाएगा हमारे पास 85 माइनस x, जो कि सबका हमको टोटल दिया है 5000। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 50x प्लस ये हो जाएगा 85 100 माइनस 100x, किसके बराबर हो जाएगा? 5000 के। तो हो जाएगा 50x प्लस 85 100 माइनस 100x बराबर 5000। तो मैं क्या करता हूँ? x को एक साइड रखता हूँ और जितने 85 100 और 5000 है उसको एक साइड ले आता हूँ। इधर क्या होगा? ये 85 100, 5000 उधर प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा? वो माइनस में हो जाएगा। ये इधर माइनस में है, उस साइड ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा? 100 आ जाएगा प्लस में, और इधर 50x प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा? ये माइनस 50x। तो इसको सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 3500 और ये हो जाएगा हमारा 50x। 0 से 0 घटेगा और ये 5 5 7 35 और 0। तो मैं यहाँ से ये आ गया कि ममता के पास 50 की नोटों की संख्या कितनी है? 50 नोटों की संख्या 70 है। अगर कुल उसके पास 85 नोट है तो 15 नोट क्या हो जाएंगे? 15 नोट हो जाएंगे उसके 100 के। तो हमको क्या पूछा है कि उसके पास 50 के कितने नोट हैं? तो 50 के नोट कितने हो जाएंगे उसके पास? 70, जो कि ऑप्शन ए में है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दिया हुआ है √0.0081 का क्या होगा? वर्गमूल निकालना है।
ठीक है, तो हो जाएगा 0.0081। इसको वर्गमूल निकालना है हमको, तो क्या करेंगे, पीछे साइड से पेयर करते आएंगे। एक सिंगल बच गया तो सिंगल पेयर होगा, तो जीरो क्या होगा, पहले जीरो से ही जाएगा क्योंकि जीरो है, जीरो नीचे में उतर जाएगा, ये हो जाएगा जीरो। अब यहाँ जीरो है तो मैं जीरो जोड़ूंगा तो आ जाएगा फिर यहाँ जीरो, पॉइंट है तो यहाँ मैं लगा दूंगा पॉइंट, ये दोनों क्या होंगे, पेयर में नीचे आएंगे, तो हो जाएगा 0 0। तो यहाँ फिर मैं जीरो से दूंगा तो यहाँ फिर जीरो आएगा, तो जीरो का गुणा हो जाएगा ये जीरो, तो ये आ जाएगा पूरा जीरो। फिर लास्ट में आएगा हमारा 81। 81 किससे जाएगा, ये जीरो है तो फिर आ जाएगा 0 0, फिर 81 जाएगा यहाँ हमारे 9 से, तो 9 नया क्या होगा, 81 होगा और ये पूर्णतः कट जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि वर्गमूल क्या होगा हमारा 0.09, जो कि है ऑप्शन आपके ऑप्शन ए में। आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 जाता है, तो छोड़ी गई संख्या क्या है। ये एक औसत का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो वो 5 संख्याएं क्या होंगी, जैसे कि मैं 5 संख्याओं को मान लूँ A B C D और E, इस पांचों संख्याओं का औसत कितना है, 18 है। तो अगर मैं इसको 5 से गुणा करूंगा तो इन पांचों संख्याओं का क्या होगा, योग मिल जाएगा, जो कि है 90। और क्या बोलते हैं, इसमें से एक संख्या छोड़ देने पर, मान लेता हूं मैं E को छोड़ देता हूं, तो E को छोड़ देता हूं तो क्या बच जाएगा यहाँ पे A B C और D। क्या दिया है इसका एवरेज, इसका एवरेज हो जाता है 16। ये 4 संख्या है तो इसको मैं 4 से गुणा करूंगा तो ये चारों संख्या का योग मिल जाएगा मुझको, तो ये हो जाएगा 64। ये 5 संख्या हैं और ये 4 संख्या हैं, दोनों का अंतर मैं कर लूंगा, तो जो संख्या हम छोड़े हैं वो कितना है हमको यहाँ से पता चल जाएगा। तो क्या होगा, 90 में मैं क्या करूँगा, 64 को क्या करूँगा, माइनस करूँगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 और यहाँ हो जाएगा 2, तो वह संख्या क्या है, वह संख्या है 26, जो कि ऑप्शन आपके बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। किसी संख्या के 60% का 3/5 यदि 36 हो तो वह संख्या क्या है। चलिए किसी संख्या को मान के मैं चलता हूं कि वो संख्या क्या है, x है। इस संख्या का 60% हटाने के लिए मैं नीचे में क्या करूंगा, 100 से भाग दूंगा। का मतलब क्या होगा, का मतलब होगा गुणा। दिया क्या है, 3/5, कितना दिया है जी, दिया है 36। अब इसको मैं कटा लेता हूँ, ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 कम 6, 6 6 का 36, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इधर हो जाएगा x/50 बराबर 2। x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 100। तो वह संख्या क्या है, वह संख्या 100 है, जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यदि √256 भागित √x है बराबर 2 है तो x का वैल्यू क्या होगा। क्या दिया है, √256 भागित √x बराबर क्या दिया है, 2 दिया है। √256 बराबर क्या होगा, ये होगा 16 और यह होगा √x बराबर 2। तो √x बराबर क्या होगा, √x बराबर हो जाएगा 16/2, जो कि होगा 8 के बराबर। अब मैं दोनों साइड का वर्ग कर दूं, दोनों साइड का वर्ग करूंगा तो क्या होगा, √x का वर्ग हो जाएगा और इधर हो जाएगा 8 का वर्ग, क्या हो जाएगा 64। यहाँ से एक करनी और ये कट जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारा 64, जो कि ऑप्शन आपके बी में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यदि m तथा n ऐसे धन पूर्णांक है कि m की पावर n बराबर 25 दिया हो तो m की पावर m बराबर क्या होगा। चलिए हमको दिया क्या है, m की पावर n बराबर क्या दिया है, 25 दिया है और हमको पूछा है n की पावर m बराबर क्या होगा।
तो चलिए इसको मैं अभी पावर में लाता हूँ, 25 को n होगा और ये क्या होगा 5 की घात 2 हो जाएगा। दोनों का मान सेम है कि हाँ मैं कर सकता हूँ m बराबर 5 आ जाएगा और n बराबर 2 आ जाएगा। इसको मैं इस इक्वेशन में रखता हूँ तो n बराबर 2 आ जाएगा, इसके घात 5 आ जाएगा जो कि है 32 के बराबर। देखते हैं 32 किस में है, आपके ऑप्शन डी में है, मतलब आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई है, तो बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पे रमेश को कितने प्रतिशत की लाभ व हानि होगी। चलिए जैसा क्वेश्चन में अगर हमको मूल रूप से पैसे नहीं दिया है तो हम क्या मान के चलते हैं, उसको मान के चलते हैं हम x। तो मैं मान के चलता हूं कि उसका प्रारंभिक वेतन क्या था, 100 रुपये था। इस 100 रुपये में क्या हुआ है, 20% की क्या है, वृद्धि हुई है। तो 20% की वृद्धि हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यदि बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पे, अगर इसमें 20% का कम करना है मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, इसका 80% तो होगा ही, इसका 80% आ जाएगा 96, जो कि क्या है, इसका अंतिम क्या है, वेतन है। तो हमको पता करना है कि उसके वेतन में कितने प्रतिशत की हानि हुई या कितना प्रतिशत का फायदा हुआ। तो उसका प्रारंभिक वेतन था 100, अंतिम वेतन था 96 और किससे कम ज़्यादा हुआ है, 100 से। प्रतिशत पे लाने के लिए 100% से गुणा कर दूंगा, 100 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4%। तो मैं कह सकता हूँ उसके वेतन में 4% की हानि हुई है, मतलब आपके ऑप्शन ए में है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। यदि एक व्यक्ति ने 2470 रुपये में 26 किलो चावल खरीदे, इसमें से उसने 110 रुपये प्रति किलो से 10 किलो चावल बेच दिए, बचे हुए चावल में उसको 70 रुपये का मुनाफा चाहिए, तो बचे हुए चावल को वो कितने रुपए में बेचेगा। चलिए दिया क्या है हमको, हमारे पास क्या है, 2470 रुपये में हमको 26 केजी चावल मिलता है, ठीक है। इस चावल से वो 110 रुपये प्रति किलो से 10 किलोग्राम चावल बेच देता है। 10 किलोग्राम चावल बेच देने पे उसके पास कितना बचेगा, 16 केजी, और 1 केजी को बेचा है वो 110 रुपये में। 10 केजी का 110 रुपये में कितना हो जाएगा, 1100 रुपये। वो 1100 रुपये का चावल क्या है, बेच चुका है। तो हमारे पास कितने पैसे बच गए, 0, 7, 3 और 1, 1370 रुपये बच गया, और हमारे पास चावल कितना बच गया, 16 किलो। अब उस 16 किलो चावल में उसको 70 रुपये का मुनाफा चाहिए, तो क्या करेंगे हम, इस 1370 में 70 रुपये जोड़ देंगे, और इसमें हमको कितना चावल बचा है, 16 केजी। तो क्या हो जाएगा, 0, 7, 7, 14 का 4, हासिल 1, 4 हो जाएगा रे। 1440 रुपये हमको चाहिए, क्योंकि 70 रुपये हमको उसमें क्या चाहिए, हमको फ़ायदा चाहिए 16 केजी में। तो 1 केजी का क्या हो जाएगा जी, 1 केजी का हो जाएगा 1440 बटा 16, 16 कम 16, 16 नहीं 144, ये 0 हो जाएगा। तो हम यह कह सकते हैं उसको 70 रुपये फायदा के लिए 1 किलो चावल को 90 रुपये में बेचना होगा, जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। दूध और पानी का एक मिश्रण है जो कि 42 लीटर का है, और उसमें दूध और पानी का अनुपात दे दिया है 5:2। यदि उसमें 3 लीटर और पानी मिला दिया जाए तो अंतिम उसका क्या होगा, रेशियो क्या होगा, हमको पूछा है। एक पात्र है जिसमें क्या है, 42 लीटर क्या है, दूध और पानी का मिश्रण है, जिसमें क्या दिया है, 5:, उसमें दूध है और 2 क्या है, उसमें पानी है। टोटल कितना हो गया है, ये 42 लीटर। तो इसको मैं अनुपात हटाऊंगा तो x लगा दूंगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा इसका, 42 लीटर। तो हो जाएगा 7x, और हो जाएगा 42 लीटर के बराबर। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6। तो यहाँ मैं x के वैल्यू रख के
दूध और पानी का कितने मात्रा है वो निकाल लूँगा। तो होगा 6 पंच 30 लीटर क्या हो जाएगा दूध हो जाएगा, और 6 दूनी 12, तो 12 लीटर क्या हो जाएगा उसमें पानी हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोलता है, अगर इसमें 3 लीटर और पानी मिला दिया जाए, तो अगर 12 लीटर पानी है उससे मैं 3 लीटर और पानी मिलाऊंगा तो क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 15 लीटर, और दूध का क्या हो जाएगा, ये 30 लीटर हो जाएगा। तो अनुपात क्या हो जाएगा, 15 एक बार में और ये 2 बार में, तो क्या हो जाएगा उसका अनुपात 2:1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके बी में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, नीना और मीना क्रमशः 3000 और 4500 के निवेश किसी साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष बाद उनको 1.5 लाख का लाभ हुआ, तो मीना का भाग कितना है। चलिए, 2 दोस्त हैं मीना और नीना, उन्होंने एक व्यापार शुरू किया जिनमें उनने कुछ राशि निवेश किए। 2 वर्ष बाद उनको 1.5 लाख का फायदा हुआ, तो उसमें मीना का भाग कितना है। तो मैं नीना को एन से दर्शा रहा हूँ और मीना को एम से दर्शा रहा हूँ, तो दोनों कितना है, नीना ने 3000 और मीना ने 4500 निवेश किए, और दोनों को 2 वर्ष पश्चात 1.5 लाख का मुनाफा हुआ। तो मैं इसको रेशियो को काट लूँगा, छोटा ले आऊँगा तो दोनों जीरो कट जाएंगे, 5 छक्का 30 और 5 निया 45, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, किसके बराबर हो जाएंगे, 1.5 लाख के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की साझेदारी है। तो अनुपात हटाऊंगा, ये हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 1.5 लाख, ये हो जाएगा 5x बराबर 1.5 लाख। यहाँ से 5 3 बार में कट जाएगा, हो जाएगा 30,000। तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 30,000 हो गई। तो हमको क्या पूछा है, मीना का भाग। तो मीना का भाग कितना है, 3x हो गया है, तो x बराबर 30,000 है, उसमें मैं 3 गुणा कर दूंगा तो आ जाएगा ये 90,000। तो मीना का भाग क्या होगा, 90,000 होता है। देखते हैं कि इसमें है आपके ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो ये हो जाएगा ये इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है 18 बच्चे किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करने के लिए कितने बच्चे लगेंगे। चलिए देखते हैं, 18 बच्चे हैं, वो किसी काम को 12 दिन में कर देते हैं, तो मैं यहाँ से निकाल लूँगा टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 18/18 गुणित 12, ये टोटल वर्क है। अगर मैं इसमें दिन से भाग दूंगा तो कितने बच्चे हैं वो पता चल जाएगा, अगर इसमें मैं बच्चे से भाग दूंगा तो कितना दिन है वो पता चल जाएगा। तो देखते हैं क्या पूछा है हमको, 8 दिन में कितने बच्चे लगेंगे। अगर मैं इसको 8 दिन से भाग दे दूं तो कितने बच्चे हैं वो निकल जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 बार में, ये 3 बार में, ये हो जाएगा 1, ये 9 और 9 तिया 27, तो कितने बच्चे लगेंगे, 27 बच्चे लगेंगे, जो कि आपके ऑप्शन सी में है। इसको आप एक ऑप्शन से भी बना सकते हैं। देखिए 18 बच्चे किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, उसी काम को 8 दिन में समाप्त करने के लिए कितने बच्चे लगेंगे। अगर 12 दिन में 18 बच्चे काम कर रहे हैं तो दिन हम कम कर रहे हैं, तो बच्चे की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये तो मान के चल रहा हूँ कि 18 बच्चे से ज़्यादा लगेगा। ऑप्शन देखते हैं, 12 हो नहीं सकता क्योंकि 18 से कम है, 18 तो दे यह है कि 12 दिन में करते हैं। एक ही ऑप्शन बच रहा है 27, यहाँ से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। 675 को ए और बी में 5:4 में विभक्त किया गया है, तो बी को कितने रुपए प्राप्त होगा। ठीक है, ए और बी हैं, इनका अनुपात दिया है 5:4, जो कि है 675 रुपये के बराबर। मैं अनुपात हटा देता हूँ तो हो जाएगा 5x + 4x, जो कि बराबर होगा 675 के। इधर हो जाएगा 9x बराबर क्या हो जाएगा जी, ये 675 के। 9 × 9 9 7 हो जाएगा 63, बचा 35, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 75 हो जाएगा। पूछा क्या है, b को कितने रुपए प्राप्त होंगे, तो b को क्या होगा 4x होगा, तो x बराबर क्या है 75 × 4 बराबर हो जाएगा 300।
मतलब बी को कितना होगा, कितना राशि मिलेगा, 300, जो कि ऑप्शन आपके सी में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, 15 कलमों का मूल्य 198 है, तो 25 कलमों का मूल्य क्या होगा। ये तो बहुत ही आसान था, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी ने क्वेश्चन को बनाया होगा। 15 पेन का कीमत क्या दिया है जी, 198 रुपये। तो मैं यहाँ एक पेन का निकाल लूंगा, एक पेन का क्या हो जाएगा 198/15। ये क्या है, एक पेन का मूल्य है। निकालना हमको कितना है, 25 कलमों का मूल्य निकालना है। तो 198/15 गुणित 25, ठीक है। ये जाएगा 3 बार में, ये जाएगा 5 बार में। इसको कटाते हैं 3 से, 3 एकम 3, 3 छगा 18, 3 छगा 18। ये होगा 6 पंचे 30 का शून्य हो जाएगा, हासिल 3 आएगा, 6 पंचे 30 और 3 33। तो 25 कलमों का मूल्य क्या हो जाएगा, 330 रुपये, जो कि ऑप्शन बी में है। चलिए देखते हैं, 2 नल हौज क्रमशः 3 घंटे में तथा 4 घंटे में भर सकते हैं, तथा एक निकासी नल में भरे हौज को 2 घंटा में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाता है तो इसको भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, एक टैंक बनाता हूं मैं। एक टैंक में 2 नल है, नल ए मान लेता हूं इसको मैं, नल बी मान लेता हूं, और एक निकासी भी है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, ए क्रमशः, एक क्या है, ये 3 घंटे में भर लेता है और ये 2 घंटे में भर लेता है, शायद 4 घंटे में भर लेता है। और निकासी कितने टाइम हो जाता है, निकासी हो जाता है 2 घंटे में। तो बोल रहा है कि ये टैंक को भरने में हमको कितना समय लगेगा, कि कितना घंटे लगेंगे। चलिए मैं ए का 1 घंटे का काम निकाल लेता हूँ। तो 1 घंटे का काम क्या होगा इसका, 1/3। वैसे नल बी का 1 घंटे का काम क्या हो जाएगा, 1/4। वैसे निकासी नल सी का 1 घंटे का काम क्या हो जाएगा, 1/2। और तीनों का 1 घंटे का काम क्या होगा, 1/3 प्लस 1/4। दोनों को पॉजिटिव इसलिए रखा हूं क्योंकि दोनों टैंक को भर रहे हैं। निकासी वाले को मैं माइनस करूंगा क्योंकि ये टैंक को खाली कर रहा है। ठीक है, इसका एलसीएम ले लूंगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 12, 3 चौक 12 तो हो जाएगा 4 प्लस 3 माइनस 6। ठीक है, तो हो जाएगा 7, 7 माइनस 6/12। तो 1 क्या हो जाएगा 12। 1/12 क्या है, जब तीनों नल एक साथ फंक्शन करेंगे तो उसका 1 घंटे में क्या लगेगा, 1 घंटे का काम है। तो इसको मैं उलट देता हूं तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है, तो मैं यह कह सकता हूं कि उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो उसको लगेगा 12 घंटे, जो कि ऑप्शन आपके डी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, 16 की घात 3/4 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए 16 की घात 3/4 का मान ज्ञात करते हैं। इसको लिख सकता हूं मैं 2 की घात 4 और पावर क्या हो जाएगा इसका 3/4। ब्रैकेट खोलता हूं तो क्या हो जाएगा, ये जो पावर है वो क्या हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये 4 से ये 4 कट जाएगा तो 2 की घात क्या हो जाएगा 3। मतलब 2 को क्या करूंगा 3 बार गुणा करूंगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 8, जो कि ऑप्शन आपके बी में दिया हुआ है। चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या बोलता है, एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में तथा शेष 69 किलोमीटर की यात्रा 75 मिनट में करता है। तो कार का क्या है, कार का औसत गति हमको निकालना है। ठीक है, तो औसत गति क्या होता है, औसत गति मतलब क्या होगा, एवरेज स्पीड। तो क्या होगा, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, कुल दूरी कितना दिया है जी हमको, दूरी दिया है हमको 35
किलोमीटर प्लस 69 किलोमीटर बटा हमको समय क्या दिया है 45 मिनट और 75 मिनट। 45 मिनट प्लस 75 मिनट। देखिए ऑप्शन क्या दिया है हमको, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो हम क्या है इस मिनट को क्या करेंगे पहले घंटा में कन्वर्ट करेंगे। तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 401 104 किलोमीटर और नीचे क्या हो जाएगा जी, दोनों को जोड़ूंगा तो क्या होगा 120 मिनट। ठीक है, 120 मिनट 2 घंटे के बराबर है, क्योंकि 1 घंटे में क्या होता है, 1 घंटे में होता है 60 मिनट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 104 बटा 2, तो हो जाएगा 52 किलोमीटर प्रति घंटा। यह होगा क्या होगा आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। कोई मैनेजमेंट से आई है और इसी को ऑन कीजिए। टेम्परेचर कम कर दीजिए और इसको। चलिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग को मीटर प्रति सेकंड में बदलने से क्या प्राप्त होगा। ये तो बहुत ही आसान है। क्या दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा को हमको क्या कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकंड में। तो क्या होता है, ये 18/5 होता है और एक 5 बटे क्या होता है 18 होता है, जिसको कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। जब भी हमको बड़े यूनिट से छोटा यूनिट जाना है तो हम क्या करेंगे, छोटा का गुणा करेंगे, और हमको छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आना है तो क्या करेंगे, हमको बड़े से गुणा करेंगे। तो हमको क्या है, बड़ा से छोटा यूनिट में जाना है। तो 54 गुणा 5/18, 18 कम 18, 18 तिया 54, 3 पंछे 15, 15 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके सी में दिया हुआ है। चलिए पानी पिलाओगे यार। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। मिलने के कितने समय बाद वो एक दूसरे को पार कर लेंगे, मतलब एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, ये हमको निकालना है। चलिए एक ट्रेन है, मान लो मैं ट्रेन को मान लेता हूँ ए, जिसकी लंबाई हमको कितना दिया है 126 मीटर। ठीक है, विपरीत दिशा में चल रही, मान लो उसको ये दिशा में चल रही, तो एक ट्रेन क्या है इसके विपरीत दिशा में चल रही है, जिसकी लंबाई कितना दिया है 114 मीटर, जो कि ट्रेन क्या है बी है। आगे क्या बोलते हैं, एक चल रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो यह क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, और वहीं पे ट्रेन भी क्या चल रहा है 42 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो मिलने के कितने समय बाद वो एक दूसरे को पार कर लेंगे। जब भी ऐसा आए कि 2 ट्रेन एक दूसरे को पार कर रहे हैं तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे की लंबाई को क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो जाएगा इसमें। दोनों अपोजिट है, क्या होगा, मतलब दोनों का क्या होगा, स्पीड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 30 प्लस 45 42, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या हो जाएगा, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। चाल हमको दिया है 72, जबकि हमको लाना है आंसर क्या है सेकेंड में। तो इसको मैं क्या करूँगा, कन्वर्ट कर लूँगा। इसके पहले ही मैं क्वेश्चन में बताया हूँ, तो ये हो जाएगा 5/18, और दोनों ट्रेन की लंबाई क्या है 126 प्लस 114। ठीक है, टाइम हमको निकालना है तो उसको मैं मान लूँगा x। 18 एक बार में, ये 4 बार में, तो इधर आ जाएगा 20, और उसको जोड़ूंगा तो क्या होगा 6 4 10 के 0, हासिल 1 3 1 4 और 2 240 बटा x। ठीक है, यहाँ से 0 से 0 काट दूंगा एक बार में, ये हो जाएगा 12 बार में। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 12 सेकेंड। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है, किसी घन का विकर्ण, ठीक है, 192 सेंटीमीटर है, इसका आयतन घन सेंटीमीटर में कितना होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि घन क्या होता है। घन एक ऐसी आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो इसका विकर्ण क्या होगा, इसका विकर्ण हो जाएगा, इस कोने से मैं ये वाला कोना मिलाऊंगा तो क्या होगा, इस घन का ये क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जो कि विकर्ण की लंबाई क्या होती है, तो हो जाएगी √3a, ठीक है। तो √3a विकर्ण बराबर कितना दिया हमको, √192, ठीक है। तो बोथ साइड का क्या कर दूंगा मैं, वर्ग कर दूंगा, तो रूट कट जाएगा तो 3 हो जाएगा, इधर a² आ जाएगा और इधर हो जाएगा 192। 3 एक बार में, 3 × 6 = 18, 3 × 4 = 12, a² बराबर कितना आ जाएगा, 64, मतलब a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 8। तो इस क्यूब के प्रत्येक साइड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा हमको, इसका आयतन घन सेंटीमीटर में कितना होगा। तो आयतन क्या होता है जी, इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो लंबाई है 8, चौड़ाई भी है 8 और ऊंचाई भी है 8, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन आपके सी में दिया हुआ है, मतलब आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। 30% सांद्रता वाले एल्कोहल को 50% वाली सांद्रता वाले एल्कोहल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि दोनों को मिलाए हुए के बाद उस एल्कोहल का अनुपात कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। चलिए, एक क्या है, 30% सांद्रता वाला एल्कोहल है और एक क्या है, 50%। जब इस दोनों को मिलाया गया है तो नया मिश्रण बना है, उसकी सांद्रता कितनी, उसकी सांद्रता है 35%, ठीक है। तो इसको हमको किस अनुपात में मिलाएं कि सांद्रता क्या हो जाएगा, इसका 35%। तो इसको मैं ऐसे आगे बढ़ाता हूँ, इसको ऐसे आगे बढ़ाता हूँ, तो इस 35 में 30 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5, और इस 50 में 35 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 15। तो बोल सकता हूँ किस अनुपात में मिलाएंगे, 15:5 में। इसको मैं काट लेता हूँ तो ये एक बार में जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 3 में। 3:1 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है। किसी राशि का 8% वार्षिक दर से 6 वर्षों में उपचित साधारण ब्याज 1200 रुपये है। इस मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज मिलेगा। चलिए, हमको दिया क्या क्या है, हमको दिया है ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है हमको जी, 1200, और क्या दिया है, आर हमको दर दे दिया है 8%, और समय दिया है हमको, टाइम दिया है 6 वर्ष। तो हमको यहाँ क्या निकाल लेंगे, यहाँ हम लोग मूलधन निकाल लेंगे। तो फार्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, P × R × T भागित 100। तो P हमको निकालना है, R हमको दिया है 8 और टाइम दिया है 6/100, जो कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1200। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1200 बराबर P 8 × 6/100, ठीक है। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 200, ठीक है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40। तो P बराबर क्या हो जाएगा 25 × 100 बराबर 2500। तो मूलधन कितना होगा, मूलधन होगा 2500। क्वेश्चन में क्या दिया है, उस मूलधन का 3 गुनी राशि पे 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए कितना साधारण ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो इसका 3 गुना करूंगा तो हो जाएगा 2500 × 3 मतलब क्या हो जाएगा 7500। 75 तो ये क्या हो जाएगा हमारा मूलधन होगा। तो हम ब्याज निकाल लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, मूलधन 7500
प्लस हमको ब्याज का दर दिया है 10%। कितने वर्षों के लिए निकालना है, कितने वर्ष के लिए निकालना है, 2 वर्ष के लिए, गुणा 2 बटा क्या हो जाएगा 100। इस शून्य से ये शून्य कट जाएगा, ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा, 750 दूना कितना हो जाएगा 1500। तो हमको कितना ब्याज मिलेगा 1500, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए कितना दिया है 26वां। साधारण ब्याज की किस वार्षिक प्रतिशत दर से कोई राशि 12 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाएगी। ठीक है, क्या साधारण वर्ष के किस वार्षिक प्रतिशत में कोई राशि स्वयं की दुगनी हो जाएगी। मतलब मैं किसी मूलधन 100 रुपये मार रहा हूं तो मुझको क्या है 100 रुपया ब्याज मिलेगा, तभी वह राशि स्वयं की क्या होगी दुगनी होगी। तो मैं मान रहा हूं कि मुझे मूलधन कितना है 100 रुपया और मुझे ब्याज कितना मिल रहा है 100 रुपया। आर मुझे निकालना है और टाइम मुझे कितना दिया है 12 वर्ष। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या हो जाता है पी आर टी बटा 100। सिंपल इंटरेस्ट में मान के चल रहा हूँ 100 है, तो मूलधन भी कितना है 100 है। आर हमको निकालना है और टाइम कितना दिया है 12 वर्ष बटा 100। ठीक है, ये 100 से 100 कट जाएगा, आर बराबर क्या आ जाएगा 100 बटा 12। ये कटेगा तो आ जाएगा 50, ये कटेगा तो आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 25 बटा 3। ठीक है, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, एक बचा बटा 3, तो 8 सही 1 बटा 3 क्या हो जाएगा आपका प्रतिशत हो जाएगा। तो इतने दर में क्या होगा वो राशि स्वयं की दुगनी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए मैं यहाँ पे एक आयत बना लेता हूँ। उस आयत की लंबाई कितना दिया है 15 सेंटीमीटर और इसके विकर्ण की लंबाई दिया है हमको 17 सेंटीमीटर। हमको चौड़ाई हमको क्या है ज्ञात करना है। ठीक है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कर्ण का स्क्वायर 17 का स्क्वायर, बाकी दोनों छोटे भुजाओं के वर्गों का योग का क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा 15 का वर्ग और चौड़ाई को मैं x मान लूंगा तो इसका वर्ग, ये हो जाएगा 289 और ये हो जाएगा 225 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा जी 289 माइनस 225, तो x बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 9 में से 5 गया तो 4 6 64, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8, तो उसकी चौड़ाई क्या होगी उसकी चौड़ाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। हमको पूछा क्या है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई हमको दिया है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है हमको 8 सेंटीमीटर, तो क्या होगा 15 चौक 60, तो 15 अट्ठे क्या हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस आयत का क्या हो जाएगा इस आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके सी में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है, एक पहिए का अर्धव्यास 14 सेंटीमीटर है, 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितने चक्कर लगाना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हमको दूरी क्या दिया है जी, दूरी दिया है हमको 44 किलोमीटर। ठीक है, एक पहिया यहाँ जिसका अर्धव्यास दे दिया है मुझको, आर बराबर क्या है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पहिया क्या है घूमते घूमते आगे बढ़ेगा, ऐसे घूमते घूमते क्या है आगे बढ़ेगा। ठीक है, अगर एक पॉइंट मैं यहाँ मान लूँ, ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा क्या है वो पॉइंट क्या है आगे घूमते जाएगा और अंत में फिर ये घूम के क्या आ जाएगा पुनः अपने स्थान पे आ जाएगा। तो इसकी परिधि क्या होगी 2 पाई आर, और यहाँ से पूरा घूम के एक बार आएगा तो इतनी दूरी क्या हो जाएगी, इतनी दूरी क्या हो जाएगा 2 पाई आर। एक चक्कर लगाने में उसको कितना दूरी तय करना पड़ रहा है 2 पाई आर। तो पूरे 44 किलोमीटर से मैं 2 पाई आर को भाग दूंगा तो कितने चक्कर लगाएंगे वो हमको पता चल जाएगा। लेकिन हमको रेडियस दिया है सेंटीमीटर में और ये दिया है हमको किलोमीटर में, इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। ठीक है, 44
किलोमीटर को मीटर में चेंज करूँगा तो क्या होगा, 1000 से गुणा करूँगा और 100 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा सेंटीमीटर में, और ये हो जाएगा 2πr। ठीक है, 44 गुणा 1000 गुणा 100 बटा हो जाएगा 2, 22/7, और r कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये 44 तो आपस में कट ही जाएगा, तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 50, तो कितना हो जाएगा 50,000। तो उसको 44 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए उसको 50,000 चक्कर लगाना पड़ेगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ 150 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इस घन का आयतन क्या होगा। चलिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। तो पहले एक मैं घन बना लेता हूं। ठीक है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। तो इस घन में कितने फलक होते हैं, इस घन में 6 फलक होते हैं, 6 साइड होते हैं। तो हर साइड का एरिया क्या होगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ होगा। जैसे मैं ये वाला एरिया निकालूं तो इसका क्या होगा, लंबाई ये होगा, चौड़ाई भी ये होगा, और ऊंचाई भी क्या होगा, ए होगा। तो उसका एरिया, ये वाले फलक का एरिया क्या हो जाएगा, a × a बराबर a²। ये तो सिर्फ एक साइड का क्षेत्रफल हो गया, लेकिन एक क्यूब में कितने साइड होते हैं, एक क्यूब में 6 साइड होते हैं। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा, 6a²। ये क्या है, घन का संपूर्ण पृष्ठ है, जो कि हमको दिया है 150 के बराबर है। ठीक है, 6 एक बार में, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, a² बराबर कितना आ जाएगा 25। तो a बराबर क्या हो जाएगा जी, रूट लग जाएगा आगे चल के, तो हो जाएगा 5। तो उस घन का प्रत्येक साइड कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। a बराबर कितना जाएगा 5, तो ये भी हो जाएगा 5, तो ये भी हो जाएगा 5। क्वेश्चन में क्या पूछा है हमको, उसका आयतन क्या होगा। ठीक है, तो आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, पहले बताया हूं मैं, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, लंबाई है 5, चौड़ाई है 5 और ऊंचाई है 5, क्या हो जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या हो जाएगा, 2 की घात 50 का दुगना क्या होगा। ठीक है, हमको दिया है 2 की घात 50, इसका दुगना क्या होगा, मतलब इसमें क्या करूंगा मैं, 2 का गुणा करूंगा, तभी 2 की घात 50 का क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, जब 2 संख्याएं गुणा में हों और दोनों का बेस समान हो तो उसके पावर क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो इसका पावर मैं कितना समझ के चलूं, 1। तो क्या होगा ये, 2 की पावर 50 धन 1, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 51 होगा, जो आपका सही आंसर होगा, जो कि है आपके ऑप्शन सी में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, एक घन का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, एक घन है, पुनः मैं एक घन बनाऊंगा। इस घन का क्या है, आयतन, इस घन का आयतन क्या होता है, a³, जो कि दिया है कितना 512। ठीक है, तो इसका एक साइड कितना आ जाएगा, एक साइड आ जाएगा इसका 8। पूछा क्या, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। इसके पहले ही क्वेश्चन में बताया हूं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a²। ठीक है, क्या हो जाएगा 6, 8 गुणा 8, तो 6 हो जाएगा यार 64 हो जाएगा, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 छक्का 36 और 6 चौक 24 4 2 36 और 38, 384 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन आपके बी में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं क्या है, 31 मई 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। चलिए कैलेंडर का क्वेश्चन है, क्या दिया है 31 मई 2020। ठीक है,
तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं लिखूंगा 31 प्लस मई का कोड हो जाएगा 1, मैं अकेला, मतलब क्या होगा इसका कोड 1। लास्ट का 2 डिजिट लिखेंगे, 2 डिजिट क्या है 20। अब इस 20 को मैं 4 से भाग दूंगा, जितना पूर्णांक आएगा उसको मैं आगे में लिखूंगा। जैसे 5 चौक 20 तो हो जाएगा 5। ठीक है, अब ईयर का कोड क्या होता है देखिए, 1600, 1700, 1800, 1900, फिर 2000, 2100, 2200, 2300। इसका कोड हो जाएगा 6, इसका कोड हो जाएगा 4, इसका कोड हो जाएगा 2 और इसका कोड हो जाएगा 0। मैं नीचे लिखता हूँ इसको 31 प्लस 1 प्लस 20 प्लस 5 और ईयर का कोड 20 का क्या हो जाएगा 6। ठीक है, हफ्ते में होता है 7 दिन, तो मैं इसको 7 से डिवाइड करूँगा। 7 एकम 7, 7 चौक 28, तो कितना बचा इसमें 3 और ये 1, 7 दूनी 14, तो बचेगा इसमें 6। ये 5 ऐसे उतर जाएगा और ये 6, 6 और 1 7 तो ऐसे ही कट जाएगा। 6 5 11, 1 14, तो 14/7, 7 2 बार में कट जाएगा, मतलब इसका शेष फल आ जाएगा 0। ठीक है, तो 0 को मैं कोड में इसको मान लेता हूँ रविवार, वैसे ये सोमवार हो जाएगा, ये मंगलवार होगा, बुध हो जाएगा, ऐसे बढ़ के 6 हो जाएगा शनिवार। तो हमारा 0 है, मतलब कौन सा दिन होगा, रविवार होगा, जो कि ऑप्शन आपके डी में है। यहाँ मैं एक लिंक डाल दूंगा जो कि हमारे ऑफलाइन बच्चे को पढ़ाया गया है कि कैलेंडर कैसे सॉल्व करना है। वहाँ वीडियो जाइए और कंप्लीट उसका वीडियो देखिए कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है। 24 मिनट में घंटे की सुई को कितना डिग्री घूमना पड़ेगा। ठीक, मैं एक घड़ी बनाता हूँ, एक वृत्ताकार घड़ी है जिसमें क्या है 12 घंटे को हो रहता है। तो क्या है, एक कांटा यहाँ है 12, उसको एक चक्कर लगाने में कितना डिग्री घूमना पड़ता है 360 डिग्री। ठीक है, तो 12 घंटे में कितना डिग्री घूमना पड़ेगा उसको 360 डिग्री। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना घूमना पड़ेगा उसको 360/12, 12 कम 12, 12 तिया 36, मतलब 30 डिग्री। 1 घंटे में घंटे की सुई कितना ट्रैवल करेगी 30 डिग्री। ठीक है, अब इसको मिनट में लाऊंगा, 1 घंटे में कितना होता है 60 मिनट, 60 मिनट में कितना होगा 30 डिग्री। तो 1 मिनट में क्या होगा, 1 मिनट में हो जाएगा 30 डिग्री बटा 60, मतलब 1/2 डिग्री। 1 मिनट में घंटे की सुई 1/2 डिग्री क्या होती है ट्रैवल करती है, और हमको पूछा कितना है 24 मिनट में। तो चलिए निकाल लेते हैं, 1 मिनट में 1/2, तो 24 मिनट में हो जाएगा 1/2, 2 एकम 2 और ये 12 बार में, मतलब 12 डिग्री घूमना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन आपके सी में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है दिए गए समय में घड़ी व मिनट की सुइयों के बीच का कोण किसमें सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, 4 समय दिए हुए हैं हमको और बोला है कि कितने बजे घड़ी का कोण मिनट और घंटे की सुई में ज्यादा होगा। चलिए, एक घड़ी है, यह 12, ये 6, ये 3 और ये 9, 1 2 4 5 6 7 10 और 11, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। चलिए एक ऑप्शन एक देखते हैं 4 बजे। ठीक है, 4 बजे घंटे की सुई कहाँ होगा, 4 बजे होगा घंटे का सुई क्या होगा 4 पे होगा, और उसका मिनट का सुई होगा 12 पे। ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो में बोला हूँ कि 1 घंटे में 30 डिग्री घंटे का सुई ट्रैवल करती है। तो 1 2 3 4, 4 बजे में कितने घंटे ट्रैवल करेगी 4, तो होगा 4 गुणा 30, मतलब हो जाएगा 120 डिग्री। ये कितने बजे है, ये 4 बजे है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 9 बजे। 9 बजे क्या होगा, घंटे की सुई कहाँ होगा 9 में होगा, मिनट की सुई कहाँ होगा 12 में। तो एक तो समकोण बना रहा है, तो सीधा बोलूँगा 9 बजे कितना डिग्री बनाएगा ये 90 डिग्री। चलिए देखते हैं 6 बजे। 6 बजे कांटा दोनों के क्या होता है अपोजिट होता है, तो एक कोण कितना होता है, ये सिंपल कोण है, सरल कोण है, मतलब क्या 180। तो 6 बजे कितना का डिग्री बनाएगा मिनट और घंटे की सुई 180 डिग्री। बचा
5 बजे। तो 5 बजे क्या होगा, घंटे की सुई यहाँ होगा, मिनट की सुई 12 में होगा। इसको 5 घंटे ट्रैवल करना है तो 1 घंटा में 30, तो 5 घंटा में हो जाएगा 150 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ कि 6 बजे मिनट और घंटे के सुई में सबसे बड़ा कोण होगा। तो क्या है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC में भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है। ये त्रिभुज है ABC, इसमें भुजा C को D तक बढ़ाया गया है। यदि ABC 30 डिग्री तथा ACD 110 डिग्री हो तो BAC का कोण कितना है। चलिए, जब भी आपको दिया हो जैसे ABC कोण मतलब जो बीच में है वो वाला डिग्री पूछ रहा है, या तो इसी को मैं लिख सकता हूं कोण B, दोनों का मतलब सेम है। आइए डायग्राम में आते हैं। क्या बोल रहा है, कोण ABC मतलब 30 डिग्री, मतलब B सेंटर में है, मतलब ये कोण इस कोण की बात कर रहा है जो कि दिया है 30 डिग्री। ठीक है, C को D तक आगे बढ़ाया गया है और ACD मतलब ये वाला कोण कितना दिया है हमको, 110 डिग्री। ठीक है, तो क्या पूछा है वो, BAC मतलब ये वाला कोण हमको निकालना है। चलिए देखते हैं, ये एक सरल कोण है, तो ये क्या होता है, ये होता है 180। तो ऑलरेडी बाहर वाला कोण कितना है, 110, तो अंदर वाला कोण कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का मान क्या होता है जी, तीनों कोणों का आंतरिक कोण का योग क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। दो क्या है, दो कोणों का योग कितना है, कोण ए निकालना है हमको, कोण बी दिया है हमको 30 डिग्री और कोण सी दिया है हमको 70 डिग्री बराबर 180। तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, 100, 80 में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 80 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ कि कोण ए का मान क्या होगा, 80 डिग्री, जो कि ऑप्शन क्या है, ए में है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36वां क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है 5 संख्याओं का औसत क्या है, 65 है। इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत क्या है, 38 है। तो बीच वाले संख्या कितना है ये हमको निकालना है। चलिए मैं 5 संख्या मान लेता हूं, A, B, C, D और E। ठीक है, इनका एवरेज कितना दिया है हमको, 65। ठीक है, इसको मैं 5 से भाग देता तो क्या होता है, एवरेज निकलता। तो 5 को मैं उधर गुणा कर दूंगा तो क्या है, इस संख्याओं का क्या निकल जाएगा, योग निकल जाएगा। 2 के है 5 5 6 25 का 5 हासिल 2 और ये हो जाएगा 32। 325 क्या हो जाएगा, ये पांचों संख्याओं का क्या हो जाएगा, योग। क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है। ठीक है, A प्लस बी बटा 2, औसत कितना दिया है, 81। तो A प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, 81 गुणा 2, 2 और 16, 162 हो जाएगा। और क्या बोला है, अंतिम 2 संख्या D प्लस ई बटा 2 कितना दिया है हमको, 38। ठीक है, तो D प्लस ई कितना हो जाएगा, 38 गुणा 2, ठीक है, 8 दूनी 16 की 6 और 6 1 7, 76 हो जाएगा। तो हमको A और B का वैल्यू पता है, C और D का वैल्यू पता है, तो दोनों वैल्यू मैं इसमें रखूंगा तो क्या मिल जाएगा, मुझे C का मान मिल जाएगा, वही तो हमको पूछा है। तो A और B का वैल्यू कितना हो जाएगा, 162 प्लस C प्लस E का D और E का वैल्यू क्या हो जाएगा, 76 बराबर कितना हो जाएगा, 325। ठीक है, तो इधर C प्लस क्या हो जाएगा, 8 और 7 6 13 का 3, 238 और हो जाएगा 325। इसको C बराबर क्या हो जाएगा, 325 माइनस 238 जो कि बराबर होगा 87 का। तो C का मान कितना होगा, C का मान हो जाएगा 87 जो कि है आपके ऑप्शन बी में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग क्या है, 61 है। क्रमागत कहने का मतलब क्या है, दोनों क्रम से होंगे, जैसे एक 3 है तो दूसरा क्या होगा, 4 होगा। तो मैं मान के चलता हूं कि पहला संख्या क्या है, x है और दूसरा संख्या क्या है, x प्लस 1 है। तो दोनों का वर्ग क्या हो जाएगा, वर्गों का योग x² प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर
61। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 61। ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x हो जाएगा और उधर जाएगा क्या हो जाएगा ये 60। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 60 बराबर हो जाएगा 0। मैं 2 से पूरा कॉमन ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 बराबर 0। तो मैं इस x को ऐसा तोड़ूं कि दोनों का गुणनफल क्या होगा, 30 आएगा और दोनों को एक दूसरे से घटाने पे क्या होगा, 1 प्राप्त होगा, क्योंकि सामने में 1 है। तो चलिए तोड़ते हैं तो क्या होगा, ये प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 बराबर 0, क्योंकि 6 पंच 30 होगा और 6x से 5x घटाऊंगा तो x आएगा। यहाँ से x कॉमन ले लूँगा तो बचेगा x प्लस 6 और यहाँ माइनस 5 कॉमन लूँगा तो x बचेगा x प्लस 6। तो x प्लस 6 और x प्लस x माइनस 5, यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगा, 6 और 5। तो वह संख्या क्या होगी, वो संख्या 5 और 6 होगी। चलिए इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे। पहला संख्या 5 है, उसका वर्ग हो जाएगा 25 और दूसरा संख्या 6 है तो उसका वर्ग हो जाएगा 36। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 81 आएगा, जो कि कुल उसके योग के बराबर है। मतलब आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोलता है, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी, तो लड़के का वर्तमान आयु कितना है। क्या दिया है, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। अगर पिता की आयु को मैं x मानूंगा तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, 1/x/3। और यदि मैं पुत्र की आयु को x मानूं तो पिता क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो पुत्र की आयु निकालना है तो मैं पुत्र की आयु को क्या मान लूंगा, पुत्र की आयु को मैं x मान लूंगा और पिता की आयु क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया, 12 वर्ष से बाद, मतलब ये क्या जा रहा है, फ्यूचर में जा रहा है, मतलब हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 12 और ये भी हो जाएगा 3x प्लस 12। क्वेश्चन में क्या दिया है, 12 वर्ष पश्चात अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आधी हो जाएगी मतलब इधर मैं 2 गुणा करूंगा, क्योंकि ये छोटा है, इसमें 2 करूंगा तभी तो पिता के बराबर होगा। तो चलिए क्या हो जाएगा, 2x 24 3x प्लस 12, तो हो जाएगा 24, उधर से आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 12, इधर 3x हो जाएगा और माइनस 2x हो जाएगा। तो हो जाएगा 24 में 12 जाएगा तो 12 और इधर हो जाएगा x। तो x को मैं क्या माना हूँ, पुत्र का उम्र। तो पुत्र का उम्र क्या हो जाएगा, 12 वर्ष, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोलता है। एक कस्बे का जनसंख्या पहले वर्ष 12% की वृद्धि होती है तथा दूसरे वर्ष 10% की कमी होती है। वर्तमान का जनसंख्या दिया है 50,400, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी थी। चलिए क्या है, एक कस्बा है, उसका प्रेजेंट का जनसंख्या कितना दिया है, वर्तमान का 50,400, और हमको क्या पूछा है कि 2 वर्ष बाद कितनी थी, मतलब वो भूतकाल की बात कर रहा है। ठीक है, तो पहले वर्ष क्या है, 12% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इसका क्या निकालूंगा मैं, इसका होल वैल्यू निकाल लूंगा। तो 12% को करने के लिए मैं नीचे में 100 का क्या करूंगा, भाग दूंगा, हो जाएगा 6/50 और हो जाएगा 3/25। जब वृद्धि हो रही है तो मैं नीचे में ऊपर क्या करूंगा, जोड़ दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 28/25। तो ये क्या हो जाएगा, ये 12% वृद्धि के लिए क्या हो जाएगा, ये होल वैल्यू हो जाएगा। वैसे दूसरे वर्ष क्या होता है, 10% की जनसंख्या में कमी हो जाती है, तो कमी होती है 10% की, तो इसका होल वैल्यू क्या होगा, कमी हो रही है, तो हो जाएगा 10/% को हटाने के लिए बटा में 100, 1/10। कमी हो रही तो मैं 10 में 1 माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 9/10।
ये हो जाएगा 10% कमी का होल वैल्यू। हमको वर्तमान का जनसंख्या दिया हुआ है, हमको बोला है कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। यहाँ 2 कंडीशन बनते हैं, हमको वर्तमान की जनसंख्या दिया है और हमको फ्यूचर का पूछे कि 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो इन दोनों होल वैल्यू को मैं प्रेजेंट के जो जनसंख्या है उसमें उसका सीधा गुणा करूंगा। यदि हमको भूतकाल का पूछा है तो इन दोनों होल वैल्यू का प्रेजेंट के जनसंख्या से मैं उलट के गुणा करूंगा। चलिए देखते हैं तो क्या हो जाएगा। ये वर्तमान में कितना हो जाएगा 50,400 और हमको पास्ट का जानना है तो क्या करूंगा, दोनों होल वैल्यू का उल्टा गुणा करूंगा। तो 28/25 है तो क्या हो जाएगा 25/28। ये 10/9 है, 9/10 है तो हो जाएगा 10/9। ठीक है, इसको 9 से काटता हूँ, 9 एक कम 9, 9 पंछे 45, 9 छक्का 54, 5600 आ जाएगा पूरा कट के। ठीक है, 28 एक कम 28, 28 दूनी 56 तो हो जाएगा 200। ठीक है, 10 गुणा होगा 200 में तो क्या हो जाएगा 2000 गुणा 2500, इसको सॉल्व करने से आएगा हमको 50,000। तो मैं कह सकता हूँ कि 2 वर्ष पहले उस कस्बे का जनसंख्या कितना रहा होगा 50,000, जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलता है। 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य 3 केले तथा 7 सेबों का मूल्य के बराबर है, तो 1 केले तथा 1 सेब के मूल्यों का अनुपात क्या होगा। चलिए, तो 5 केला, तो मैं केला को बी बनाना से क्या होगा रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, प्लस 4 सेब किसके बराबर है 3 केला और 7 सेब के बराबर है। तो मैं केला को एक साइड कर लेता हूँ और सेब को एक साइड कर लेता हूँ, तो हो जाएगा 5b, इधर से 3b इधर आएगा माइनस हो जाएगा 3b, इधर हो जाएगा 7a माइनस 4a, तो हो जाएगा 2b और ये हो जाएगा 3a। क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है, केले तथा सेब का अनुपात। तो b को मैं ऊपर रखूंगा, a इधर आ जाएगा नीचे में और ये इधर 3 है, 2 इधर गुणा में है, इधर चले जाएगा भाग में। तो केले तथा सेब का अनुपात क्या हो जाएगा 3:2। ये उसका मूल्यों का अनुपात है, 1 केला और 1 सेब का, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोलता है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 है, वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी भुजा सेंटीमीटर में क्या हो जाती है। चलिए, एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज क्या है जिसकी सभी भुजा क्या है आपस में क्या है बराबर होगा। अगर ये भुजा ए है तो ये भी ए होगा और ये भी क्या होगा ए होगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 ए का स्क्वायर। ए क्या है यहाँ भुजा है, जो कि क्षेत्रफल हमको कितना दिया है 25√3। ठीक है, यहाँ से √3 और √3 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर होगा 25 × 4 बराबर 100। ए बराबर क्या हो जाएगा √100, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। मतलब उस समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन आपके ए में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 42 कहता है यदि 5:8 150:x के बराबर है तो x का मान क्या होगा। ये तो बहुत ही आसान था, क्या दिया है 5:8 बराबर है 150:x के। x का वैल्यू निकालना है तो हो जाएगा 5/8 लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 150/x। तो x का इधर ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा 150, 8 इधर भाग में उधर जाकर क्या होगा गुणा होगा, और ये 5 इधर ऊपर में तो नीचे में आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। 5 एक कम 5 होगा, 5 × 15 30, 8 × 24 और ये 0, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240, जो कि ऑप्शन आपके डी में दिया हुआ है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोलता है, दो नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे तथा 3 घंटे में भर देते हैं। यदि दोनों नल को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है जी, तो एक टैंक है जिसमें दो नल है, नल ए और नल क्या है, नल बी। नल ए इसको 2 घंटे में भर देता है तो वही नल बी इसको 3 घंटे में भर देता है। अब दोनों नल को मैं एक साथ चालू कर दूंगा तो इस टैंक को फुल वो कितने घंटे में करेगा। ठीक है, नल ए को कितना लगता है 2 घंटा और नल बी को लगता है 3 घंटा। दोनों का एलसीएम निकाल लूंगा तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ये घंटे। ठीक है, तो पूरा काम कितना 6 घंटे है और 2 कितना टाइम में करता है, इसको 2 घंटे में अकेला करता है और बी कितना करता है 3 घंटे में भर सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगा इसका 3 और इसका क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो ए अकेला उसको कितने भर लेगा, उसको 3 यूनिट और बी कितना कर लेगा उसको 2 यूनिट। तो ए प्लस बी मिलकर कितना भर लेंगे उसको एक साथ 5 यूनिट भर लेंगे और भरना हमको कितना है 6। तो क्या दिया है ये 6 घंटे और बटा में कितना करूँगा इसको मैं 5। तो घंटे को मैं मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो 1 घंटे में होता है कितना 60 मिनट बटा 5 तो हो जाएगा 360 बटा 5। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 12 तो कितना हो जाएगा 72 मिनट। 72 मिनट को मैं लिख सकता हूँ 60 मिनट प्लस 12 मिनट। ठीक है, 60 मिनट को मैं लिख लूँगा 1 घंटा प्लस 12 मिनट। नल ए और बी को दोनों एक साथ खोला जाएगा तो उस हौस को 1 घंटा 12 मिनट में भर देंगे जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, रेलगाड़ी ए एक स्थिर रेलगाड़ी बी को 50 सेकंड में तथा उसी गति से एक खंभे को 20 सेकंड में पार करती है। यदि ए की लंबाई 240 मीटर है तो ट्रेन बी की लंबाई हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए, एक ट्रेन है, मैं ट्रेन ए बना लेता हूँ इसको, ट्रेन ये है ए। ठीक है, जो कि स्थिर ट्रेन बी को पार करती है। अब स्थिर है, उसका सिर किधर भी साइड हो, उसका चाल दिया नहीं है, मतलब ए को पार करेगा। ठीक है, और यही ट्रेन ए किसी खंभे को 20 सेकंड में पार करता है। ठीक है, और ट्रेन को पार करने में उसको लगता है 50 सेकंड। तो ट्रेन ए की लंबाई दिया है हमको 240, तो ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगा 240। क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है, क्या बोला है उसी गति से, मतलब दोनों सिचुएशन में क्या है, गति क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो क्या होगा दूरी बटा समय, जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगे वो वाला समय, और वही ट्रेन जब एक खंभे को पार करेगा वो वाला समय। दोनों का चाल क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। जब ट्रेन ए ट्रेन बी को पार करेगा तो दोनों के लंबाई को पार करेगा, तो क्या हो जाएगा 240 प्लस x, दूसरे ट्रेन की लंबाई को मैं x मान लेता हूँ। समय कितना लगता है 50 सेकेंड। ठीक है, जब वो ट्रेन ए जब किसी खंभे को पार करेगा तो स्वयं की लंबाई को पार करेगा, और मैं खंभे की लंबाई को, उसके चौड़ाई को क्या है उसका नेग्लेक्ट करके चलूँगा, जो कि दिया है हमको 20 सेकेंड टाइम दिया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 12 बार में। ठीक है, तो उधर जाएगा 50, 50 12 60 हो जाएगा, तो हो जाएगा 600। इधर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 600, तो x बराबर हो जाएगा 600 माइनस 240 बराबर x बराबर हो जाएगा 360 मीटर। मतलब ट्रेन बी की लंबाई कितना हो जाएगा 360 मीटर, जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। किसी आयताकार खेत की केवल लंबाई में 50% की वृद्धि करने पे इसका क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगा।
चलिए देखते हैं, एक आयताकार खेत है, ठीक है, उसके लंबाई में मैं 50% की क्या है वृद्धि किया हूं, तो इससे ये वाला एरिया कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा वो हमको पूछा है। इसको सॉल्व कर लूंगा मैं ए बी फार्मूला से, ए बी बटा 100, ठीक है। ए यहाँ क्या है लंबाई में वृद्धि है और बी यहाँ चौड़ाई में वृद्धि है, ठीक है। ए क्या है लंबाई में क्या है हमारा वृद्धि कितना दिया है 50%, और चौड़ाई में वृद्धि तो हमको दिया नहीं, तो इसको मैं क्या कर लूँगा 0 प्लस ए कितना है 50 और बी कितना है 0 बटा 100। ये तो कट जाएगा, ये तो 0 है, तो आ जाएगा 50%। तो ये कह सकता हूँ उस नया आयताकार खेत का क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगा 50% की, जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। यदि किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए एक अर्धवृत्त दिया हुआ है हमको, यह है क्या हमारा अर्धवृत्त, ठीक है। इसका परिमाप दिया है तो ये क्या होगा इसका केंद्र होगा, तो ये क्या होगा इसका त्रिज्या होगा इधर r, और इधर क्या होगा इसका त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। अगर ये सर्कल पूरा होता, ठीक है, तो इसका परिधि कितना होता, परिधि होता 2πr, ठीक है। और जब को अर्धवृत्त दिया है तो इसका परिधि कितना हो जाएगा जी, इसका परिधि हो जाएगा πr, जो कि है ये वाली दूरी, ये वाली दूरी कितनी है πr है। तो यही तो हमारा परिमाप होगा अर्धवृत्त का, ये वाला एरिया, ये वाला जो कितना लंबाई है वो, तो क्या हो जाएगा इसका परिमाप क्या हो जाएगा r प्लस πr बराबर कितना दिया है हमको 36 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा प्लस πr हो जाएगा बराबर 36। r को मैं कॉमन लूँगा तो हो जाएगा 2 और पाई हो जाएगा 22/7 बराबर 36। तो r बराबर क्या होगा 36/7 बराबर 36। 36 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो r बराबर क्या होगा 7 सेंटीमीटर। तो r हमको कितना मिल गया 7 सेंटीमीटर, ते भी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अगर ये वृत्त पूरा होता तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है πr², लेकिन हमको क्या दिया है ये अर्धवृत्त है, तो इसका एरिया में 2 का भाग दे दूंगा तो क्या होगा इसका आधे का एरिया निकल जाएगा। तो चलिए इसमें वैल्यू डालते हैं, पाई तो हो जाएगा 22/7, रेडियस हम निकाले हैं 7 स्क्वायर है, मतलब 2 बार इसका गुणा कर लूँगा बटा 2, 7 से 7 कटेगा, 2 11 बार में जाएगा, तो क्या होगा उसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन आपके सी में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले 3 गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया गया है, तो बड़े गोले का आयतन क्या होगा। 3 हमारे पास छोटे छोटे गोले हैं, तीनों को पिघलाएंगे और एक बड़ा गोला बनाएंगे, तो इसमें एक चीज समान होगा, तीनों गोलों को पिघलाऊंगा तो तीनों गोले का आयतन उस बड़े गोले का आयतन के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ 3 गोले बनाता हूँ, ये थोड़ा बड़ा होगा और ये बहुत बड़ा होगा, तीनों को मैं पिघलाऊंगा तो मुझे एक बड़ा गोला मिलेगा। तो तीनों गोलों को पिघलाऊंगा तो तीनों गोलों का आयतन एक बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr²। इसका रेडियस को मैं r1 मान लूँ, इसके रेडियस को मैं r2 मान लूँ, और इसके रेडियस को मैं r3 मान लूँ, और बड़े वाला रेडियस को मैं r मान लूँ। तो r1 का क्यूब हो जाएगा 4/3 पाई, अब r2 का क्यूब हो जाएगा 4/3 पाई r3 का क्यूब हो जाएगा, जो कि बड़े गोले का आयतन क्या हो जाएगा πr³ हो जाएगा। यहाँ से 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई सब कैंसिल हो जाएंगे, तो हो जाएगा r1 का क्यूब प्लस r2 का क्यूब प्लस r3 का क्यूब बराबर हो जाएगा r का क्यूब। तो हमको r क्या दिया है पहले 3 दिया है, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस
5 का क्यूब बराबर आर क्यूब। तो कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा और हो जाएगा 125। तीनों को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 216 आर क्यूब। क्या हो जाएगा 8, सॉरी ये हो जाएगा 6 गुणा 6 गुणा 6 मतलब आर क्यूब। तो 6 की घात 3 मतलब क्या हो जाएगा, आर क्यूब। मतलब आर क्या हो जाएगा मेरा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बड़े गोले का रेडियस कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। चलिए 48वां क्वेश्चन क्या है, 25 जनवरी 1950 का भारत वर्ष गणतंत्र घोषित हुआ तो वह दिन सप्ताह का कौन सा दिन था। सेम ऐसी क्वेश्चन हम आगे में बनाए हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 26 जनवरी 1950, 26 का 26 हो जाएगा, जनवरी का कोड क्या होगा 0, मैंने आपको बताया है, और ये हो जाएगा लास्ट का 2 डिजिट क्या हो जाएगा 50। अब इस 50 को 4 से भाग लगाऊंगा, जितना पूर्णांक होगा उसको मैं लिखूंगा। 4 एक कम 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8, 12 बार में जाएगा। ठीक है, 1900 का कोड क्या होगा, 1900 का कोड क्या हो जाएगा 0 बटा हफ्ते में 7 दिन रहता है, 7 या 21 बचा कितना 5, ये हो जाएगा 0, 7 7 49 बचा 1 और ये हो जाएगा 7 एकम 7 तो बचेगा इसमें 5 और ये हो जाएगा 0 बटा 7। तो 5 5 10 1 11, 11 बटे 7, तो कितना शेष बच जाएगा 4। ठीक है, ये हो जाएगा 0 रविवार, ये सोमवार, ये मंगलवार, ये बुधवार और 4 आया है मतलब क्या हो जाएगा गुरुवार, जिसको ऑप्शन में लिखा है बृहस्पतिवार, मतलब क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन सी हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार था, जो कि ऑप्शन आपके सी में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं 3:40 पर घड़ी की 2 सुइयों के बीच के अंश कितने कोण का होगा। चलिए इसका फार्मूला है 11/2, एम मतलब होगा मिनट बराबर 30 गुणी एच, एच मतलब होगा घंटा, यहाँ प्लस माइनस होगा एंगल। ठीक है, तो हमको क्या दिया है, मिनट कितना दिया है देख लेते हैं। मिनट क्या दिया है हमको 40 मिनट, तो क्या हो जाएगा ये 40 बराबर 30 और घंटा कितना दिया है हमको 3, तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस एंगल, तो हो जाएगा कट जाएगा 20, तो हो जाएगा 220 और ये हो जाएगा 90 प्लस माइनस एंगल, एंगल कितना आ जाएगा 220 माइनस 90, तो हो जाएगा कितने डिग्री का कोण बन जाएगा 130 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ 3:40 पर मिनट और घंटे के सुई के बीच का कोण कितना होगा 130 डिग्री होगा। चलिए आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 50वां। क्या बोलते हैं, एक सरल रेखा एक वक्र को काटती है। ऑप्शन क्या दिया हमको, किसी बिंदु पर नहीं, एक बिंदु पर और एक से अधिक बिंदु पर या उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ 2 कंडीशन हो सकते हैं। चलिए क्या है, एक मैं ये कर्व बनाता हूँ, ठीक है, और ये इसको मैं क्या है एक सीधी लाइन से कट करूँगा, तो फिक्स है ये एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। अगर ये कर्व क्लोज सर्कल होता या बंद आकृति होती, अगर मैं इसको किसी सरल रेखा से काटूं तो ये क्या होगा, 2 जगहों पे क्या होगा प्रतिच्छेद करेगी। क्वेश्चन में क्लियर दिया नहीं है कि वो सर्कल क्लोज है या खाली कर्व है, तो मैं मान के चलूंगा कि एक सरल रेखा एक वक्र को किसी सिंगल एक पॉइंट पे काटती है, तो एक बिंदु पर काटती है, मतलब ये क्या हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए इसी तरह आपके पूरे 50 क्वेश्चन खत्म हो गए। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चंद्रहासिनी एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।